बातचीत करते हैं देविना मेहरा से, जो आज की मार्केट महारथी सेगमेंट में हमारी मेहमान है। देविना, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। देविना, बड़ी चर्चा हो रही है इस समय। एक तरफ हमारे गवर्नर साहब ने कल शाम को बाजार को कहा है कि Q2 GDP बहुत मजबूत होगा, बैंकिंग सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, एसेट क्वालिटी को लेके वगैरह वगैरह। आप फाइनेंशियल से यूजुअली तो थोड़ा सा परहेज करती आई हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके पास एक बैंकिंग ETF है। क्या वो सही तरीका आपको नजर आता है कि बैंकिंग खेलना है इस समय, अब साइकिल है इकोनॉमी की, तो एक बास्केट अप्रोच ETF का सेफ रहेगा? गुड मॉर्निंग। नहीं, आप अगर बैंकिंग की बात से शुरू कर रहे हैं तो बैंकिंग पर ये आपकी बात ठीक है कि मुझे बैंकिंग जनरली बहुत अच्छा सेगमेंट केवल इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपको बाहर बैठे मालूम नहीं चलता कि कहाँ पर कभी कोई मुद्दा उठेगा, कोई क्रेडिट क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी, वो सब चीजें। पर फिर भी पिछले साल मिडल में, मतलब मेरे ख्याल से मई जून के आसपास 2022 में हम बैंक पर मार्केट वेट हो गए थे, तो कुछ ETF के थ्रू और कुछ स्टॉक्स के थ्रू। और वो हम लोगों ने, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स तो तब भी नहीं लिए थे, लेकिन बैंक्स पे लगभग मार्केट रेट रहे थे, जो थोड़ा प्राइस मूवमेंट के कारण थोड़ा ओवरवेट हुआ था। पर जो पिछला हमारा रीबैलेंस रहा उसमें हमने बैंकिंग में कटौती की है, और थोड़ा और पिछली दो रीबैलेंस में थोड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक से थोड़ा PSU बैंक्स की तरफ गए हैं। पर बैंकिंग की अभी कोई खास अच्छा नहीं लगता, हम लोग के सिस्टम्स को अभी कोई खास अच्छा नहीं लगता। और जैसा कि मैंने कहा, बैंकिंग जब तक कोई बहुत अच्छा नहीं लगे, ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर मैं अधिक निवेश करना चाहूँ। देविना, IT सेक्टर पे और आपकी जहां क्या तक राय? क्रेडिट, आपने, हाँ, एक चीज और, आपने वो क्रेडिट क्वालिटी की बात की, जी जी उस जी। मुद्दे पर मुझे थोड़ा तो अब अ, थोड़ा फिक्र की बात जैसी लग रही है, क्योंकि आप देखिए तो नॉन हाउसिंग पर्सनल लोन्स बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा एनालिसिस देख रही थी कि अगर आप इनकम से कंपेयर करें कितना आपको डेट सर्विस करना है, और वो रेशियोज खराब हो रहे हैं कुछ हद तक। और आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से भी बात करें तो पता लगता है कि कई लोगों ने कई जगह से लोन लिए हुए हैं। तो वो सब एक तरह से कुछ कुछ प्रॉब्लम बिल्डअप हो रही है, जो ऐसा नहीं कि वो अगले 3 महीने या 6 महीने में सामने आएगी, पर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अच्छा लग रहा है क्रेडिट क्वालिटी पर भी। कुछ लोगों को ये संकेत थोड़ा सा नर्वस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी कि क्या कॉशियस रहने का समय है। IT सेक्टर पे आपकी क्या राय है देविना? एक तरफ लार्ज कंपनीज के रिजल्ट अभी भी कमज़ोर हैं, उनकी हायरिंग का डेटा काफ़ी गिरावट दिखा रहा है, और लोगों को लग रहा है कि उससे कंपेयर कर रहे हैं कि स्लो डाउन, लेस हायरिंग, क्या मामला आउटलुक का ख़राब है? जबकि मिड कैप IT कंपनी जैसे KPIT उदाहरण के तौर पर अपनी गाइडेंस बढ़ा रही है और काफ़ी अच्छी आउटलुक है। तो ये दो अलग अलग दो तरफा मामला निकल रहा है IT में। आप कैसे देख रही हैं इसको? IT हम लोग को बहुत अधिक अच्छा भी नहीं लगता, बहुत खराब भी नहीं लगता, कुछ बीच का सा सेक्टर मैं कहूंगी अभी है फिलहाल। और जहां तक ये जो पूरी एक कहानी बनती है ना, किसी भी सेक्टर में या वैसे भी, अब मैंने अभी इस पर ट्वीट भी किया था कल परसों ही, कि पिछले साल ये कहानी थी कि टेक्नोलॉजी में इतनी डिमांड है क्योंकि सब कंपनियां जो टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं भी हैं उनको भी डिजिटाइज करना है, तो टेक्नोलॉजी में जितने लोग हैं उनके लिए इतनी डिमांड है कि वो जो IT सर्विसेज कंपनीज हैं उनको लोग नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो बहुत ज्यादा तनख्वाह पे मिलेंगे, मार्जिन स्क्वीज होगा, जो उस समय थोड़ा हो भी रहा था मार्जिन स्क्वीज। अब बिल्कुल ही उलट हो गया है कि अब डिमांड ही नहीं है, लोगों के जॉब्स ही नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एक साल में इतना, बिल्कुल आप 180 डिग्री देखिए तो हो गया है। और जो लोग पिछले साल ये बोल रहे थे वही लोग अभी ये बोल रहे हैं बिल्कुल उलट बात। तो वो दोनों एक्सट्रीम एक तरह से हैं, और इतना 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 खराब आउटलुक है। ये जरूर होता है कि जब आपकी जो अगर आप US या यूरोप देखें, अगर वहां थोड़ा स्लो डाउन होता है तो ये होता है कि आपको जो डील
आप सोच रहे थे इस तिमाही में मिल जाएगी, साइन हो जाएगी, वो 6 महीने आगे चली जाती है। पर ऐसा नहीं है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी की डिमांड खत्म हो जा रही है। दूसरा एक और वहां पर जो परिवर्तन हो रहा है वो ये है कि ऑटोमेशन बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, कुछ और कारणों के कारण, तो शायद लोगों का जो है कि उतने ही लोग चाहिए इतना सेल्स या रेवेन्यू करने के लिए, वो चीज थोड़ी हो सकता है बदल जाए। और उसके लिए मेरा जो मुझे जिस बात की फिक्र है वो आईटी कंपनी से ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए है, क्योंकि आप पिछले 2-2.5 दशक में देखें तो आईटी सर्विसेज ही आपके लिए जॉब क्रिएशन का, नौकरियों का एक बड़ा प्रोवाइडर रहा है, और डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। क्योंकि अगर बैंगलोर का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ वहाँ नए घर बने, वहाँ जो जिसको नौकरी मिलती है उसके साथ एक पूरा और इकोसिस्टम जुड़ जाता है, और लोगों को नौकरी मिलती है, गार्ड को, घर में काम करने वालों को, और ये सब। तो वो चीज अगर रियली में, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो चीज मुझे ज्यादा फिक्रमंद करती है कि अगर सच में इतना ऑटोमेशन हुआ और जॉब क्रिएशन इतना कम हो गया, तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है। ठीक है। देवना मैम, गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ। मैम, महीने की हमने जो शुरुआत की थी अक्टूबर की, तो 19,600 के आसपास का निफ्टी था, 600 अंकों का नेट फॉल है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि निफ्टी के जो बड़े जो कंपोनेंट्स उनके नतीजे आ गए हैं, ज़्यादातर कंपनी नतीजे वैसे भी आ गए हैं, चाहे आईटी की हम बात करें या फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, टेलीकॉम की बात करें, ऑयल एंड गैस की बात करें। आपको मैम सेंस क्या मिल रहा है, और ये नतीजे आपको क्या लगता है कि बाजार को यहाँ से एक रीरेट करने का, ऊपर ले जाने का दमखम रखते हैं, या फिर थोड़े से मिक्स्ड रुझान है और किसी बड़े ट्रिगर का भी इंतजार करना पड़ेगा बाजार को? बाजार इतना सिंपल नहीं होता है। आप एक तिमाही के नतीजों पे बोले कि बाजार को अभी ट्रिगर मिला या नहीं मिला। अगर मैं आपसे पूछती कि मार्च 2020 में जब बाजार कोविड लो के बाद चलना शुरू हुआ था, उसके बाद कितने महीने, कितने तिमाही, सारा का सारा आप जितना समाचार देखें सब खराब ही खराब था। पूरी दुनिया ही एक तरह से बंद हो गई थी, पूरे पूरे सेक्टर्स ऐसे थे जिनमें सेल्स एक तरह जीरो हो गए, होटल, एयरलाइन, ये वो। और फिर भी यहाँ पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बाजार चलते रहे। तो वो इतना आसान बाजार आपके लिए नहीं करता है कि ये आप बोले कि इसी तिमाही के नतीजे हो, या इवन अर्थव्यवस्था में अभी एकदम फिलहाल क्या हो रहा है उसी से सीधा बाजार का लेना देना होगा। तो बाजार के लिए एक तो ये बड़ी बात है जो मैंने पहले भी कही थी कि एक पूरा दशक रहा था जब बाजार ने आपको रिटर्न नहीं दिया। रिटर्न नहीं दिया का मतलब कि आपको, अगर आप 1980 में 100 रुपये निवेश करते तो वो 10 साल में 700 हो जाता। लेकिन अगर आपने 2010 में वही 100 रुपया निवेश किया होता तो 10 साल में वो खाली 230 होता। तो इतना कम आप ट्रेंड लाइन के इतना नीचे चल रहे थे, जो आपका 15-16% कंपाउंडिंग की लोग बात करते हैं, वो पूरे दशक में आपको 8.5 से थोड़ा ऊपर कंपाउंडिंग मिला, जो कि फिक्स डिपॉजिट ही 7-7.5 आपको देते थे। तो इसके कारण वो क्रैश की संभावना तो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि क्रैश तभी होता है जब आप बहुत ज्यादा अपने ट्रेंड लाइन से ऊपर हैं, जब रिटर्न ऐसे हैं जो आप इतिहास से बहुत ज्यादा हों। तो वो स्थिति तो हमारी नहीं है, एटलीस्ट लार्ज कैप के लिए मैं बोल रही हूँ। स्मॉल कैप की बात एक अलग ही है। तो अभी भी भारत, अगर आप कंपैरेटिव तौर पे भी देखें तो आउट परफॉर्मर लगता है। अगर आप खाली इसको देखें तो ये मैं एक चीज कह रही थी कि जब 20,000 का इंडेक्स था तब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम तब निवेश करेंगे जब थोड़ा करेक्शन आ जाएगा। पर करेक्शन आने पर मैं पूछना चाहूंगी कि उन लोगों ने निवेश किया कि नहीं किया, क्योंकि बाजार में निवेश करने में तो एक रिस्क रहता है कि आपका वो जो पोर्टफोलियो है वो घट सकता है, लेकिन बाजार में निवेशित नहीं रहने का भी एक खतरा रहता है, क्योंकि आप मूव मिस करते हैं। तो वो चीज, अगर जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, मैं ये नहीं कभी भी कहती कि आपका 100% जितनी भी सेविंग है वो इक्विटी में होनी चाहिए, लेकिन जो भी आपका इक्विटी निवेश करने
का आपने निश्चय किया है, उतना भर निवेश करने लायक तो ये बाजार है। लेकिन स्मॉल कैप्स की तरफ थोड़ा, वहां आप बहुत सोच समझ कर ही हाथ डालिए। ठीक है, स्मॉल कैप में सोच समझ के हाथ डालना चाहिए। देवेना मैम, एक और चीज़ है, हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स स्पाइक अप हुए हैं हर जगह में, पूरे ग्लोबली ये कहने की प्रॉब्लम है ये। तो आप इसको किस तरह से देख रही हैं? हालांकि कुछ हमने कई सेगमेंट्स में देखा है कि कैपेक्स हुआ है, सरकार भी खर्च कर रही है। आज यूएस फेड की बैठक पर नजर है, ब्याज दरों को लेकर वहां फैसला आ जाएगा और कम से कम वहां से एक दिशा का पता चलेगा कि कब तक वहां पर इंटरेस्ट रेट्स को लेकर टेंशन बनी रहेगी। आप इस पूरे सिनेरियो को देख के कितनी रही हैं और ये बाजार के लिए कितना दर्द देने वाला है ये? देखिए, जहां तक यूएस की बात है, अमेरिका की बात है, वहां का जो ब्याज दरों कि जब से ये ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई, जब पिछले साल बढ़नी शुरू हुई, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 2024 का जो दूसरा और तीसरी तिमाही होगी उसमें घटनी शुरू हो जाएंगी, पर ये मेरा कभी भी मानना नहीं रहा है। आप मेरे साल भर पहले के भी इंटरव्यू देखें तो मैंने कहा था कि इसका कोई भी संभावना नहीं है कि आपको 2024 में ब्याज दरें घटती नजर आएंगी। और उसका मैं तो डेटा से जाती हूँ, ये बहुत सिंपल कारण है कि जब इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति इस स्तर तक बढ़ती है तो वो 1, 2, 3 तिमाही में कम नहीं होती है, उसमें कई वर्ष लगते हैं। हम ये आप विश्व में जब भी ऐसा हुआ है आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा कोई, मेरा मानना नहीं था कि 2024 में इन्फ्लेशन इतनी घट जाएगी कि रेट कट होने लगेगा। जो एक चीज अमेरिका में हुई है अर्थव्यवस्था में, मैं जो पिछले साल सोचा था कि शायद थोड़ा सा रिसेशन जैसा आए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और शायद फेड के लिए ये चिंता का विषय होगा, बिकॉज फेड चाहता था कि थोड़ा सा इकोनॉमी स्लो डाउन करे, अर्थव्यवस्था स्लो डाउन करे और खास करके लेबर मार्केट स्लो डाउन करे, वो वहां पर उतना हो नहीं पाया है। तो मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा हॉकिश टिंट रहेगा फेड का आज कहने को कि अभी इन्फ्लेशन को पर ही हमारी नजर रहेगी। तो आज मुझे नहीं लगता कि दर में कोई चेंज होगा, लेकिन अभी रेट कट अभी बहुत दूर की बात है। जहां तक बाजारों का सवाल है, अब वो तो पूरा, जब रेट बढ़ने से पहले पिछले साल ही आपको वो जो दर्द था वो पिछले साल बहुत हद तक आ गया था। 2022 आपके पता नहीं दर्शकों को मालूम है या नहीं, लेकिन विश्व भर की एसेट क्लासेस में आप देखें, सभी मतलब चाहे इक्विटी हो, फिक्स्ड इनकम हो, सब कुछ हो, और हर एक रीजन में देखें, ये लगभग एक सदी में सबसे खराब साल था। वो ये एक साल था जहां सभी एसेट क्लासेस, सभी ज्योग्राफी में आपको रिटर्न नेगेटिव ही मिला, एक खाली ऑयल एंड गैस को छोड़ के और थोड़ी बहुत ये जो कृषि उत्पाद होते हैं, एग्री कमोडिटीज, उनको छोड़ के। तो बाकी सब जगह तो पूरा विश्व ही एक खाली आपको लाल ही लाल नजर आया, हरा कुछ भी नजर नहीं आया 2022 में। तो वो साल आप दर तो आपको काफी कुछ उस हद तक मिल ही गया। अब इस साल ऑफ कोर्स जितना रिकवरी हुआ है अमेरिका में वो बहुत ही नैरो रहा है, मतलब 6-7 स्टॉक ने ही एक तरह से पूरी बाजार को चलाया है। तो वो थोड़ा सा चिंता का विषय है, पर अभी इतना कुछ खराब तो नहीं लग रहा है। जी और अगर विश्व की तरफ जी देखें तो मैंने देवना जैसा मैम, बोला, इंडिया लगता है, भारत लगता है जी परफॉर्म करेगा। ठीक है, भारत आउट परफॉर्म करेगा, हम उम्मीद भी करेंगे, आशा भी यही करेंगे कि भारत आउट परफॉर्म करे और कर भी रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बाजार से जुड़े गूढ़ मुद्दों को बहुत ही आसानी से हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।